आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया का पहला पार्ट है। इसमें मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनीमिया पढ़ाऊंगा जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और उससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। प्लस मैं नोट्स को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का जो लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो एनीमिया एज वी ऑल नो डेफिनेशन उसकी है रिडक्शन इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड विच लीड्स टू टिश्यू हाइपोक्सिया। इसकी कुछ बेसिक आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि आरबीसी इंडिसेस बेसिक में आ गया, जैसे कि एमसीवी होना चाहिए। आपको रेंज सबकी याद रखनी चाहिए। अभी जब हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ेंगे तो उसमें जब हम आगे उसके लैबोरेटरी फाइंडिंग्स करेंगे तो उसमें ये सारी बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखनी रहेगी। पहले तो अभी हम एनीमिया का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ईटियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल। प्लस मैं आपको इस वीडियो लेक्चर्स में ऐसे डायग्राम्स दिखाऊंगा जो कि आपको याद रहेंगे, मेमोरी में क्लिक करेंगे। प्लस मेरे लिखने का स्टाइल भी ऐसा है कि बस नोट्स बने और एग्ज़ाम में आप इसको यूज़ करके अपने नोट्स बना सकते हैं। तो एमसीवी हो गया जो कि माइक्रोसिटिक एनीमिया में कम रहेगा। इसका नॉर्मल रेंज 82 से 98 फेमटोलीटर हो जाएगा। एमसीएच नॉर्मल रेंज 27 टू 32 पिकोग्राम्स। एमसीएचसी नॉर्मल रेंज 31 टू 36 ग्राम पर डीएल। ये भी कम रहेगा माइक्रोसिटिक एनीमिया में। एमसीवी जो है वो मैक्रोसिटिक एनीमिया में बढ़ जाएगा। आरडीडब्ल्यू क्या है, ये बढ़ा रहेगा माइक्रोसिटिक एनीमिया में। आरडीडब्ल्यू तब बढ़ता है जब सेल्स के साइज़ छोटे हो गए, जिसकी वजह से साइज़ का वेरिएशन आ गया, और एक ग्राफ होता है बेसिकली। तो ग्राफ बड़ा हो जाता है, उसकी विड्थ बड़ी हो जाती है, तो आरडीडब्ल्यू भी बढ़ जाता है। क्लासिफिकेशन भी इसकी क्या है, दो तरीके के हैं, मॉर्फोलॉजिकल और इटियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रेड सेल साइज और उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन है। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को मैंने बनाया है, प्लस ये डायग्राम्स बनाए हैं। ऐसे इलस्ट्रेशंस बहुत सारे मिलेंगे आपको मेरे वीडियोस में। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लगे, और आप लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे। अपने दोस्तों के साथ भी भेजना कि आपके नोट्स आपके दोस्तों तक भी पहुँचे। पढ़ाई मदद करने के लिए करना है। कट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एनीमिया यहाँ पे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक हो जाएगा, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक और मैक्रोसिटिक हो जाएगा। साइज ऑफ आरबीसी, सेंट्रल पैलर, एमसीवी, एमसीएचसी और एग्जाम्पल्स, मैंने ये सारे पॉइंट्स कवर किए थे। तो माइक्रोसिटिक में स्मॉल रहेगा आरबीसी का साइज़, उसके सेंट्रल पैलर मोर देन 1/3 रहेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। मैं इसको बड़ा करके भी आपको दिखा सकता हूँ। जैसे ये देख सकते हो, इसका सेंट्रल पैलर मोर देन 1/3 है। इसमें एमसीवी, इसका जो एमसीवी है वो रिड्यूस रहेगा, मैंने पहले ही ऊपर मेंशन कर दिया था। और एमसीएचसी इसका रिड्यूस रहेगा। इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक के, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलेसीमिया। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक के तो कब होगा एग्जाम्पल, जब ड्यूरिंग ब्लड लॉस हो जाएगा। अभी जब ईटियोलॉजिकल जाएंगे तो उसमें आपको समझ आएगा बेटर। और मैक्रोसिटिक में हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, सेंट्रल पैलर भी नॉर्मल है, साइज़ भी, सॉरी ये साइज़ गलत लिखा है, साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। सेंट्रल पैलर नॉर्मल रहेगा, इसमें एमसीवी बढ़ जाता है, वो 100 फेमटोलीटर से ज़्यादा हो जाएगा। एमसीएचसी नॉर्मल रहेगा, और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जैसे आप देख सकते हो ये नॉर्मल है, इससे ये बड़े हैं और इनसे ये छोटे हैं। ईडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने का जो बेसिक सा ट्रिक है मैंने बनाया था, बुक से हम पढ़ते हैं, हमें बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है, बहुत सारे लिखे होते हैं तो हमको याद नहीं होता। तो मैंने उसको बहुत इजी तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया है, जैसे कि मैंने उसको 3 चीज़ों में डिवाइड किया जैसे वो डिवाइडेड होता है, बट उसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखा। कैसे कैसे हो सकता है ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ईटियोलॉजी बेसिकली बोलता है कॉज क्या होगा एनीमिया का। तो 3 तरीके से हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए, या तो आरबीसी का प्रोडक्शन ही कम हो जाए, या फिर उसका डिस्ट्रक्शन बहुत सारा हो जाए।
तो जो ब्लड लॉस है जैसे कि अक्यूट और क्रॉनिक हो गया, अक्यूट जैसे ट्रॉमा में हो गया और क्रॉनिक में लीजन्स ऑफ जीआईटी, उसमें कार्सिनोमा ऑफ कोलोन की वजह से क्रॉनिक ब्लड लॉस हो गया। गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि इंक्रीज मेंस्ट्रुएशन से गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर से क्रॉनिक ब्लड लॉस हो गया। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी कब हो सकता है? पहले तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या जेनेटिक्स हो गए, या फिर उनको प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन्स इरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी हो गई, या फिर उनको मारने वाले कुछ सेल्स बन गए, इम्यून मीडिएटेड इंजरी ऑफ प्रोजेनाइटर्स, या फिर इन्फेक्शन कर दिया। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में हीमोग्लोबिन जो मेन कंपोनेंट है आरबीसी का, वो उसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ हुआ, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी वाला एनीमिया। इंक्रीज डीएनए की सिंथेसिस जो कि रिक्वायर्ड है माइलॉइड टिश्यू को, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है। एक और याद कर लो विटामिन सी की डेफिशिएंसी। जेनेटिक डिफेक्ट्स में क्या हो गया, स्टेम सेल का डिप्लीशन जैसे कि फैनकोनी एनीमिया, एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी जैसे कि रीनल फेलियर, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन रीनल सेल से मिलता है, फिर बेसिकली किडनी से बनता है। इम्यून मीडिएटेड इंजरी ऑफ प्रोजेनाइटर्स जैसे कि एप्लास्टिक एनीमिया में इन्फेक्शन जैसे कि पैरवोवायरस B19 इन्फेक्शन। और थर्ड क्या होगा, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाए, या फिर हीमोलाइटिक, हीमो मतलब ब्लड और लाइटिक मतलब ब्रेक। तो उसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स हो गए जैसे रेड सेल मेम्ब्रेन के डिफेक्ट्स, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। एंजाइम की डेफिशिएंसी जैसे कि HMP शंट के एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए, G6PD डेफिशिएंसी। हीमोग्लोबिन डिफेक्ट्स जैसे कि डिक्रीज हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, थैलेसीमिया। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की डिफेक्ट्स को भी दो में बांटा है, या तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कम हो गई या फिर उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं बना। सिंथेसिस कम होने की वजह से थैलेसीमिया, और स्ट्रक्चर डिफेक्ट हुआ तो सिकल सेल एनीमिया। एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन हुआ तो SLE, और इन्फेक्शन हुआ तो मलेरिया। तो इस बेसिस में मैंने इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को समझाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।